हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। हम लोग कर रहे हैं हमारी पॉलिटी टीजीटी के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा पार्लियामेंट या संसद। ठीक है, इस टॉपिक को हम इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट में करने की। एक पार्ट में अगर कवर हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि ये वाले टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। अगर एक क्लास में आज की कवर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको 2 क्लासेस में भी कवर करेंगे, या आज कवर करके कल हम इसका रिवीजन करेंगे फटाफट। ठीक है, उसके बाद अब बात हो रही है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट है ये, 5। ठीक है, 5 पार्ट है और आर्टिकल कहां तक है, 79 से 122 तक। आर्टिकल 5 और हमारे पार्ट 5 और आर्टिकल 79 से 122। ठीक है, इसमें हमने एक और चीज क्या देखी थी, जब हमने प्रेसिडेंट वाला देखा था ना, हमने देखा था प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल था हमारा 52। उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल है हमारा 80। फिर हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा से रिलेटेड है 81। ये हो गया ना हमारा। उसके बाद अब इन तीनों चीजों को ही ना हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो हिंदी नाम है ना, इंग्लिश नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, जो किसका नाम है हमारा, राज्यसभा का, और हाउस ऑफ पीपल नाम है हमारा लोकसभा का। इनका जो हिंदी नाम है वो कब अडॉप्ट किया गया, कई बार ये भी पूछते हैं, हिंदी नाम अडॉप्ट किया गया इनका 1954 में। ये आपने प्रॉपर ध्यान में रखना है कि हिंदी नाम इनका लोकसभा और राज्यसभा का हिंदी नाम 1954 में अडॉप्ट किया। इसमें है तो आपके पास, उसी में अंडरलाइन करो, ये पार्लियामेंट वाला है वही अंडरलाइन करो। ऐसे बात, क्योंकि अगर आप ऊपर से लिखने लगोगे फिर अगेन मिसप्लेस हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट 52, प्रेसिडेंट 52, और क्या बोलते हैं राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा 81। ठीक है, ये तीनों चीजें याद होगी। अब हम शुरू करेंगे इन तीनों चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ना। प्रेसिडेंट हमारे को पता है वो किसी भी हाउस का हिस्सा नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट क्या किसी हाउस का हिस्सा होता है? वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का हिस्सा होता है। क्यों? वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। कई बार ये पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में कि वाइस प्रेसिडेंट सदन का हिस्सा होता है या राज्यसभा का हिस्सा होता है। अब ये देखो, प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसका अभिन्न अंग होता है सदन का। क्यों? क्योंकि जो भारत के संविधान जो निर्माता, उन्होंने कौन से वाली सिस्टम इसमें अप्लाई किया है, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, हम यहां पर ब्रिटिश सिस्टम के साथ चलते हैं, ना कि अमेरिकन सिस्टम के साथ। अमेरिकन सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो भी संसद का हिस्सा होता है। ये कई बार ये वाली लाइन भी आपसे पूछ ली जाएगी कि कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा राष्ट्रपति है वो सदन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद अब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, पहले हम राष्ट्रपति के केस में पढ़ते हैं ना। राष्ट्रपति को हम बोल रहे हैं कि वो सदन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जो राष्ट्रपति है वो क्या क्या करेगा, वो समन कर सकता है हाउस को, वो जो सदन है ना उसकी दोनों सदनों की मीटिंग बुला सकता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि लोकसभा भंग होगी, वो किसके आदेश पे होगी, वो भी हमारे राष्ट्रपति के आदेश पे होगी। ठीक है, दोनों सदनों को वो संबोधित भी करेगा, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश भी इशू करेगा। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल देखा था हमने, हाँ 123, 123 मैंने बोला था। राष्ट्रपति वाला याद रखना है 123, और गवर्नर वाला हाँ 213। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमने बोल दिया कि वो हिस्सा नहीं है पर वो अभिन्न अंग है उसका। ठीक है, वो ही जो सदन की मीटिंग है उसको कॉल करेगा, लोकसभा को भंग करेगा। राज्यसभा को क्यों नहीं भंग कर रहा है वो, हाँ राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन। कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन भी डाल देंगे कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा को भी भंग कर सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, वो ऐसा कभी नहीं होता। अगर कि क्या बोलते हैं, राज्यसभा जैसे लोकसभा क्या है, एक अपना जो पर्टिकुलर टाइम होता है, 5 साल के बाद वो
भंग हो जाती है, राज्यसभा ऐसा में ऐसा नहीं होता। ये हम यही वाली चीजें ये वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये अगेन वही वाला आ गया कि जो राष्ट्रपति है वो 5 साल पूरे होने के बाद क्या है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, करता है, और इस जो मैटर को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भी उसने ये क्यों डिसॉल्व की। ये हो गई राष्ट्रपति के रिगार्डिंग। अब आते हैं हम राज्यसभा के रिगार्डिंग। राज्यसभा में आपने क्या याद रखना है कि स्ट्रेंथ कितनी है हमारी मैक्सिमम 250, जिसमें से क्या है 238 238 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आते राज्यसभा में, वहां इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। प्लस 12 हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये हमने कहां देखे थे नॉमिनेटेड मेंबर्स, हम देख रहे थे ना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या है, वो वोट नहीं डालेंगे पर इम्पीचमेंट में डालेंगे। तो ये वाले वो नॉमिनेटेड मेंबर्स की हम वहां पे बात कर रहे थे। उसके बाद क्या है, अब ये तो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होनी चाहिए। अब प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है हमारी 245 है आज की डेट में, जिसमें 229 मेंबर स्टेट से को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 हमारे यूटीज को, 12 जो है कौन है हमारे नॉमिनेटेड मेंबर है। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन होंगे, कोई जिसने आर्ट एंड लिटरेचर में अच्छा किया है, साइंस में अच्छा किया है, क्या बोलते हैं कोई सोशल सर्विस में अच्छा किया। इसमें देखते हैं ना कई बार कोई स्पोर्ट्स पर्सन को नॉमिनेट कर लेते हैं, ठीक है, कई बार किसी हीरो हीरोइन को नॉमिनेट कर लेते हैं, तो वो इसी उसमें इसी प्रावधान के अंदर करते हैं। और नॉमिनेट कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आ गया है हमारा ये वाला कि 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जो अभी एलोकेशन हुई ना राज्यसभा की सीट्स की, ये कहां मेंशन है, 4th शेड्यूल में, 4थे शेड्यूल में, ठीक है, या 4थी अनुसूची में ये सब चीजें मेंशन है कि सीट्स कैसे कैसे एलोकेट होगी, किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी। उसके बाद क्या है इसमें, ठीक है, सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिली है। कौन कौन सी, ये याद रखना है आपने, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद क्या है, जो मेंबर हैं, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अगेन जो हमारे एमएलए होंगे, हिमाचल में जो पीछे जैसे एक सीन हुआ था ना कि राज्यसभा के इलेक्शन के चक्कर में ही एंटी डिफेक्शन के अंदर 6 जो एमएलए थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। तो क्या वो उसमें कैसे वोट होगा कि जो एमएलए हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे वोट करेंगे, हर पार्टी का अपना कैंडिडेट होगा, फिर जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो राज्यसभा में चला जाएगा। और यही हमारा वो किसमें राष्ट्रपति के उसमें भी था ना कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां पर और जो सदन में है वहां पर वो लोग वैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोट दे रहे थे। ये हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, उस पे वहां पे उतनी ज्यादा सीट्स होंगी। अब ये है, ये कॉन्टिन्यूटिंग चैम्बर है, कंटिन्यूएशन में रहता है, ये परमानेंट बॉडी है, स्थायी सदन है, जो आप लोगों से मैंने पहले भी पूछा था ना, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। पर अब जो मैं नेक्स्ट बता रही हूं ये याद रखना है, क्या 1/3 ऑफ मेंबर है ना, 1/3 सदस्य इसके हर दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। वो री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कितने सदस्य इसके हर दूसरे साल रिटायर हो रहे हैं, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल इसके रिटायर हो रहे हैं, प्लस क्या है वो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल है, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी ये हो सकता है। ये वाला हो गया हमारा किसका, राज्यसभा का। उसके बाद अब बात करते हैं हमारे लोकसभा की। लोकसभा में हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 552, जिसमें से कि 530 स्टेट्स से होंगे, 20 मेंबर हमारे यूनियन टेरिटरी से होंगे,
2 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति के द्वारा। ये वाला प्रावधान अब हटा दिया गया है, पर स्टिल आपको यहाँ पर पढ़ लो कि 530 मेंबर्स होंगे स्टेट से, 20 मेंबर होंगे यूनियन टेरिटरी से, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545। 545 में से 530 मेंबर आ रहे हैं हमारे स्टेट से और 13 मेंबर आ रहे हैं यूनियन टेरिटरी से। और आर्टिकल 331 बात करता था हमारे किसकी? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय प्रेसिडेंट। अब जो 17वीं लोकसभा हमारी बनी है ना, वहां पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया। मैंने आपको बताया ना, ये वाला प्रावधान अब हटा दिया गया। स्टिल आपको ऊपर वाला वो मतलब कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। ये कौन से उससे एक्ट से हटाया गया है? हमारे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ये लेटेस्ट है अभी के मतलब परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करेंगे अभी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो ये लगभग लेटेस्ट है, तो ये याद रखना है, ठीक है। कौन सा? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। उसमें किनका प्रावधान हटाया था? जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे थे ना, उनका। उसके बाद बात आता है हमारा, अब जो लोग हैं वो कैसे मतलब वो क्या बोलते हैं चुन के आ रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा। मतलब जो अडल्ट, जो भी समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या होता है, मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं। जो भी 18 साल से ऊपर का इंसान है वो वोट करेगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो यहाँ से नॉमिनेट होके लोकसभा में जाएगा। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से वो नॉमिनेट होके लोकसभा के सदस्य वहां पे जा रहे हैं। अब आपको ये तो पता है ना कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको क्या बोलते हैं? एमपी, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ। उसके बाद क्या है? इवन जो यूनियन टेरिटरी है वहां से भी वो चुन के ही जाएंगे, वहां पर भी इलेक्शन होंगे। इसमें नॉमिनेशन का प्रावधान सिर्फ एक जगह था, वो भी अब हटा दिया गया है। बाकी जो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं वो सभी बाय इलेक्शन जाएंगे। और ये कंटिन्यूटिंग चैम्बर नहीं है, 5 साल इसका कार्यकाल है। 5 साल के बाद ये राष्ट्रपति इसको भंग कर लेगा। फिर हमने देखा था कि अगर जब राष्ट्रपति इसको भंग करेगा तो इस जो मुद्दे को हम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो मतलब टर्म है ये एक्सटेंड हो सकती है सिर्फ कौन सी कंडीशन पे? हमने देखा था जब नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी में भी एक टाइम पे 1 साल के लिए क्या कंटिन्यू कर हो रही थी वो, ठीक है। और पर ये बात वही है ना कि जब तक नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू करेगी तब तक ये साल तक ये होती रहेगी, पर एक टाइम पे सिर्फ 1 साल तक। ये एक्सेप्शन कौन से उसमें आएगा? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के अंदर। अब ये बात आती है हमारे, हमने ऊपर एक प्रोविजन देखा था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, ठीक है। इसमें एक तो ये प्रावधान हुआ था क्या, जो नॉमिनेशन हटा था किसका? हाँ, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। दूसरा उसमें और क्या क्या प्रावधान हुए ये वाला आप देख लेना। ये वाला क्यों देखना है हमने, ये वाला इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, जो लेटेस्ट वाले होते हैं ना हमारे, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज होती है ना कि वो पूछ ली जाती है। अब 104 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है, वहां पर क्या हुआ? रिजर्वेशन एक्सटेंड हो गई। कब तक? 2030 तक। किसकी रिजर्वेशन? एससी और एसटी की। हम बोलते हैं ना कि अच्छा हाँ ये वाली सीट रिजर्व है, ये वाली सीट एसटी रिजर्व है। मान लो अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो किन्नौर वाली सीट एसटी रिजर्व है। वो एसटी रिजर्व क्यों रखी? वहां की जो किन्नौर की अगर हम बात करें, वो डिस्ट्रिक्ट की पूरी एसटी पॉपुलेशन है। कोई बाहर का आदमी जाके वहां इलेक्शन लड़ेगा तो वो क्या उनके इंटरेस्ट का की रक्षा कर पाएगा? जिसको पता ही नहीं है किन्नौर की टोपोग्राफी क्या है, वहां के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तो बाहर वाला लोग उतना इंटरेस्ट लेगा? वो नहीं लेगा ना। इसीलिए एक तरह से रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। ये तो होगी एसटी के रिजर्वेशन की बात। फिर एससी की रिजर्वेशन क्यों हुई थी? हमने जब हम क्या बोलते कल फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ रहे थे, या स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे थे, डीपीएसपी जब हमने पढ़े थे, तो हमने क्या बोला था कि जो कुछ हमारी पिछड़ी जातियां हैं या कुछ मतलब जो क्या बोलते डिप्रेस्ड क्लास है, उनको बराबरी में लाने के लिए, ठीक है, मतलब संविधान में या कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान टाइम टू टाइम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या, जिस तरह का हमारा इंडियन सोशल सेटअप है ना, तो वो वहां पे जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी से होंगे, मतलब जो लोअर क्लास से होंगे, उनको तो अपने साथ बैठ के पानी नहीं पीने देंगे। तो
इस तरह से तो जो दबाव है वो बिल्कुल और दबता ही रहेगा। तो ये इनडायरेक्टली क्या है तरीका है, ये तरीका है उनको पावर देने का कि जब उनके पास पावर आएगी तो वो शायद अपनी कम्युनिटी के लिए भला करेंगे, उनकी कम्युनिटी का भला होगा तो वो गरीबी से ऊपर उठेंगे और एक साथ बराबर आएंगे। ये लोगों को बराबर मिलाने का, इक्वालिटी जो हम आर्टिकल 14 में देखते हैं ना, समानता का अधिकार, ये उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आई हमारी, फिर उसके बाद हमने एक देखा था कि डिसकंटिन्यू क्या हुआ, जो नॉमिनेशन वाली बात थी। तो 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दो चीजें हुई। पहला क्या है, जो रिजर्वेशन थी किसकी, एससी और एसटी की, वो बढ़ा दी गई कब तक, 25 जनवरी 2030 तक। उसके बाद ये किसके अंडर आ रही थी ये रिजर्वेशन, ये आ रही है हमारी आर्टिकल 330 और 332 के अंडर। ये भी आपने याद रखनी, कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन है ना, वो किस किस के लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के मेंबर के लिए, और जहां जहां विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके मेंबर के लिए। ठीक है, ये कई बार पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में, अगर वैसे भी नहीं पूछेंगे तो आपको पता ये होना ही चाहिए कि जो क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो कहाँ लागू होता है, और डायरेक्ट इलेक्शन। अब आप चलो ये बताओ मुझे, डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ कहाँ होता है, नीचे ग्राउंड से शुरू करो। डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ कहाँ होता है सब हमारे, विधानसभा में, लोकसभा में, और नीचे और ग्राउंड पे जाओ, पंचायत में। ठीक है, पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में, विधानसभा में, लोकसभा में, वहां हमारे क्या हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये तो आगे हम, फिर उसके बाद आती है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। जो सदन का सदस्य किसी ने बनना है, संसद का सदस्य किसी ने बनना है, तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर आपको ना पॉलिटी में 2-4 चैप्टर समझ में आ गया ना, तो आपको पूरी पॉलिटी इजीली समझ में आ गई है। तभी मैंने आपको बोला ना कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सोर्स, जो स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाए थे, आपको ये पार्लियामेंट वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा ना। तो अगर हम कहीं किसी उसकी बात करेंगे, क्या बोलते बिल की बात करेंगे, इवन आप जब इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा मनी बिल की बात हो रही है, अच्छा तो मनी बिल ना राष्ट्रपति की क्या बोलते परमिशन से इंट्रोड्यूस, तो वहां पर भी आपको चीजें समझने में हेल्प हो जाएगी। अब करते हैं हम बात यहाँ पे इनकी सदस्यता की कि क्या क्या योग्यता। सबसे पहले तो उनको अपने क्या बोलते शपथ लेनी पड़ेगी, किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, जो कि कहां मेंशन है, शेड्यूल 3 में। ठीक है, पर भारत का नागरिक होना तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये तो मतलब हमें पता ही होना चाहिए कि वहां इलेक्शन यहां वो लड़ सकता है जो भारत का नागरिक होगा। शेड्यूल 3 के अंडर उसने अपनी क्या शपथ, उसको ओथ एंड अफर्मेशन होगी। उसके बाद अगर वो राज्यसभा की बात हो रही है तो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से बड़ा होना चाहिए, और राज्यसभा लोकसभा की बात हो रही है तो 25 साल से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ चीजें दी गई है। ये क्या दिया गया कि वो एज अ इलेक्टर, ठीक है, निर्वाचक के रूप में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना चाहिए। सिर्फ अपने ही नहीं, किसी भी निर्वाचन उसमें बात हो रही है ना। अदरवाइज तो फिर ऐसा होता है ना कि मान लो कोई रहता कहीं है, इलेक्शन कहीं और लड़ता है, पर वो रजिस्टर होना चाहिए, वोटर होना चाहिए वो वोटर। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई must be the member of SC/ST community in any state or union territory if contesting on reserved seat। अगर वो रिजर्व सीट पे लड़ रहा है कि SC सीट पे या ST सीट पे लड़ रहा है, तो वो उसका मेंबर होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कि झूठ झूठ में ही हम रिजर्व सीट पे जाके लड़ सकते हैं। ये तो हो गई। अब ये है मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन, ये याद रखना है, आर्टिकल 84 में बताया गया है। ये प्रॉपर आपने, पंचायत के लिए कितनी है, 21 साल, पंचायत और जो जितनी भी रूरल बॉडीज है, अर्बन बॉडीज है, उनके लिए 21 साल है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए 25 साल है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के लिए 30 साल है। ये तो होगी हमारे कि अगर उसने सदस्यता लेनी है तो क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, मेंबरशिप। फिर अगला आता है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन, कि उसको कब अयोग्य घोषित किया जाएगा, किन किन कंडीशंस में, किन किन सर्कमस्टांसेस में उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कब करेंगे, कि अगर वो कोई भी
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है। कोई लाभ का पद, हम बार बार देख रहे हैं ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसको होल्ड करता है। वो दिमागी रूप से उसका संतुलन सही नहीं है, वो अनसाउंड माइंड एंड इसका, और कोर्ट ने भी बोल दिया कि इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। फिर वो उसको दिवालिया घोषित किया गया है, ठीक है। अगर सरकार ने बोल दिया या कोर्ट ने बोल दिया कि उसको दिवालिया घोषित कर लिया, तो फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या वो भारत का सदस्य नहीं था, ठीक है। और कोई भी दूसरा प्रोविजन जो पार्लियामेंट क्या करेगी, समय समय पर लेजिस्लेशन के द्वारा हमारे को बताएगी, उसके अंडर उसको डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। अब ये बात हुई थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की। अब इसमें ही हमने एक और चीजें देखी, मतलब ऐड हुई थी। क्या हुई थी? एंटी डिफेक्शन लॉ, मैंने आपको बताया था, दल बदल का कानून, वो भी इसके अंडर आया था ना, कि इसी मतलब उसको डिस्क्वालीफाई करने के ही लिए ये प्रावधान लाया गया था ना। उसमें क्या होता है कि अगर आप, जैसे हिमाचल में हुआ था, मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ उसका, कि वंस एक बार आप इलेक्ट हो गए हो किसी पार्टी के चिन्ह पे आप इलेक्ट हो गए हो, फिर आपको उस पार्टी की विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा। विचारधारा के साथ कैसे? मतलब ऐसे नहीं कि पार्टी वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से छलांग मार, मतलब अगर जैसे जहां वोटिंग होने वाली है वहां आपको पार्टी के हिसाब से ही वोट करना पड़ेगा। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको गवर्नर ने या राज्य क्या बोलते उसमें विधानसभा में या सेंटर में आपको राष्ट्रपति ने बोला है कि यू हैव टू प्रूव योर मेजोरिटी, अपना बहुमत सिद्ध करो, तो आपको अपनी पार्टी के हिसाब, अलाइन के हिसाब से ही उसको वोट देना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा ये एंटी डिफेक्शन, जो वही जिसकी बात मैं आपको अभी कर रही थी ना, कि एंटी डिफेक्शन के आधार पर, ठीक है, वो क्या है? अब एंटी डिफेक्शन में क्या क्या चीजें आएगी ये देख लेना। वो खुद से पार्टी की सदस्यता छोड़ लेगा। बीच में ही हम ये नहीं बोल सकते कि मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूं। अब एक बार आप उस पार्टी के चिन्ह पे लड़ गए, वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन टाइम वोट करता है अगेंस्ट, या मतलब वो वोटिंग ही नहीं करता है। वोटिंग नहीं करना ही इज अगेन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, जब मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करते हैं, तो एक एक वोट कीमती होता है, तो वो एब्सटेन भी नहीं कर सकता है, वोटिंग से वो दूर भी नहीं रह सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पार्टी, पहले कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर था, फिर वो किसी पार्टी को डायरेक्टली ज्वाइन कर लेगा, तो उस पर भी क्या लगेगा? हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, वो भी उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, जो नॉमिनेटेड मेंबर थे हमारे, ये क्या बोलते हैं, हायर हाउस की बात हो रही है, लोकसभा राज्यसभा की, या तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे 6 महीने के बाद, तो भी उनकी सदस्यता क्या है? रद्द हो जाएगी। अब उनकी जो सदस्यता रद्द करने का है ना, इसमें डिसीजन किसका फाइनल होगा? राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्णय फाइनल होगा। पर राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है? हमारे इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। और ये जो एंटी डिफेक्शन वाला है, ये प्रॉपर हमारा कहां पे? 10th शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये डिसाइड करेगा हमारे जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि क्या ये मामला एंटी डिफेक्शन का होगा या नहीं होगा। ये कौन डिसाइड करेंगे? हमारे राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है, और लोकसभा में लोकसभा के चेयरमैन। उसके बाद आती है बात हमारी, सीटें कब कब खाली होगी। कब? ये तो है कि वो डिस्क्वालीफाई कब हुआ, जब उसको निकाला कब गया, या अब सीट कब खाली होगी उसकी। सबसे पहली बात तो हमने एक तो जो डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ दिया कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होगा तो वो सीट खाली हो जाएगी। कोई मर गया बेचारा, फिर भी सीट खाली हो जाएगी। किसी ने रिजाइन कर दिया, फिर भी सीट खाली हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात आएगी उसमें डबल मेंबरशिप की। एक ही इंसान 2 हाउस का मेंबर नहीं रह सकता है। 2 हाउस की जब मैं बात कर रही हूं, सिर्फ राज्यसभा लोकसभा की बात भी कर रही हूँ, विधानसभा और लोकसभा की बात भी कर रही हूँ,
ठीक है, फिर तो मजे नहीं लग जाते। वो क्या करते, अपने ही बंदों को राज्यसभा में भी रखते, लोकसभा में भी रखते, तो वो प्रॉपर मतलब वो आपको लग रहा है जस्टिफाइड नहीं होता ना। तो एक ही इंसान एक साथ दो जगह का मेंबर नहीं हो सकता है। अब उसकी किस किस की सदस्यता जाएगी, कैसे जाएगी, ये केसेस हम यहाँ देखेंगे। ये आपने प्रॉपर ध्यान से देखना है, ये वाले भी आपको केसेस एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अब बात हो रही है जब हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं। एक इंसान था, वो राज्यसभा में नॉमिनेटेड था, केस बता रही हूं मैं आपको, फिर उसने इलेक्शन लड़ा और वो लोकसभा में जीत गया। ठीक है, तो उसकी राज्यसभा की सीट अपने आप खाली हो जाएगी विद इन 10 डेज। ठीक है, 10 दिन के अंदर उसकी राज्यसभा वाली सीट अपने आप खाली हो जाएगी। किस केस में? एक इंसान मैंने आपको बोला वो राज्यसभा का मेंबर भी था, चाहे लोकसभा का मेंबर भी था, जिसका भी था, मतलब वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में वो दोनों का मेंबर बन गया है। वो मैक्सिमम केसेस में तभी होगा ना कि वो राज्यसभा का मेंबर था और उसने इलेक्शन लड़ दी, है कि नहीं। अब लोकसभा का मेंबर होगा, उसको तो राज्यसभा में नॉमिनेट करेंगे, वो तो थोड़ा स्टुपिडिटी वाली चीज है ना, ये प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई इंसान राज्यसभा का मेंबर है और वो इलेक्शन लड़ जाता है और वहां वो जीत जाता है, तो उसकी राज्यसभा वाली सीट 10 दिन के अंदर अपने आप खाली हो जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट लॉ बोल रहा है। फिर क्या है, अब सिटिंग मेंबर इलेक्टेड टू अनदर हाउस, फर्स्ट हाउस बिकेम वैकेंट। जो इधर से मत जाना, हाँ, जो सिटिंग हाउस का मेंबर है वो दूसरे में मतलब नॉमिनेट हो रहा है। ठीक है, अगर दूसरे में वो इलेक्ट हो रहा है, अगेन वही बात आ रही है ना कि सिटिंग हाउस का मेंबर दूसरे में इलेक्ट हो रहा है, तो उसका पहले हाउस वाला खारिज हो जाएगा। वो केस तभी हो सकता है कि अगर राज्यसभा का मेंबर लोकसभा के इलेक्शन लड़ ले। इलेक्शन जब हम नॉमिनेट की बात करें तो नॉमिनेट तो राज्यसभा वाला ही होगा और वहां वाला तो क्या बोलते इलेक्ट होके ही आएगा। बार बार एक इंसान ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि। और दूसरा क्या है, इलेक्टेड टू 2 सीट्स शुड ऑप्ट वंस एल्स बोथ बिकेम वैकेंट। कई बार क्या होता है कि एक इंसान दो दो जगह से, आप लोगों ने देखे होंगे ना, दो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं वो। ठीक है, दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा क्या होता है कई बार, ये किन केसेस में कर लेते हैं ना, ये मान लो कोई इनका सीएम कैंडिडेट होता है, कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट होता है, तो उसको दो दो जगह से लड़ा देते हैं ताकि उसकी सीट सिक्योर रहे। ठीक है, तो उन दोनों में से उसको चूज करना पड़ेगा किसी एक सीट को, अदरवाइज जो उसकी दूसरी सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि एक ही आदमी क्या है, एक साथ, मैंने आपको बोला कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं रह सकता है। ठीक है, उसको सीट खाली करनी पड़ेगी विद इन 14 डेज। ठीक है, एक व्यक्ति संसद और राज्य विधान जो मंडल होता है दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। 14 दिन के अंदर उसको किससे, स्टेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें क्या है, हम एक चीज देख रहे हैं ना, जो हायर जो हाउस है ना वो प्रिवेल कर रहा है, जहां पे ज्यादा लोग इलेक्ट उसको वोट कर रहे हैं, तो ज्यादा लोगों के मत का हम यहाँ पे उनको क्या है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो उसको 14 दिन के अंदर वो वहां पे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये था किसमें, अगर वो दो जगह से इलेक्ट। डिस्क्वालिफिकेशन वाला, डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है कि ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, 10th शेड्यूल में हमने देखा था एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके आधार पे उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर लिया गया है वो। अब ये देखो अगेन मैंने आपको बोल रही हूँ ना कि वो किसको इस्तीफा देगा, प्रिजाइडिंग हाउस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी उनके हाउस का होगा। लोकसभा वाले स्पीकर को देंगे, राज्यसभा वाले वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किसको इस्तीफा देते हैं, कौन उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये आप इसके साथ ही आगे लिख लो। उसके बाद वो 60 दिन से ज्यादा बिना अनुमति के एब्सेंट रहता है। ठीक है, विदाउट एनी प्रायर परमिशन अगर वो 60 डेज तक एब्सेंट रहता है तो भी उसकी जो सीट है वो खाली कर दी जाएगी। अब कुछ और केसेस भी हैं। क्या क्या केसेस हैं, अगर उसके इलेक्शन को वॉइड घोषित, असंवैधानिक घोषित कर लेता है कोर्ट, फिर सीट खाली हो गई, उसको
हमारे हाउस से निष्कासित कर लिया जाता है। किसी उसने कुछ ऐसा हीनस क्राइम कर लिया, कुछ ऐसी चीज कर ली कि उसको हाउस से निष्कासित कर लेंगे, तब भी उसकी सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, वो राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया है, फिर भी उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। वो किसी स्टेट का गवर्नर नियुक्त हो गया है, फिर भी उसको सीट खाली करनी पड़ेगी। ये वाले जो चीजें नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे ना, ये रटने वाली चीजें ही नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल, ये सिर्फ समझने वाली चीजें। उसके बाद आता है हमारा ओथ एंड अफर्मेशन, कि उनको शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी इंसान। ठीक है, जब तक उसको क्या है, जब तक उसने ओथ नहीं लिया है ना, उससे पहले वो किसी भी प्रोसीडिंग्स में या वोटिंग वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकता है। उसकी पहले शपथ होना जरूरी है। वो शपथ कौन ले दिलाएगा उसको, या तो हमारे राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति ने किसी इंसान को अपॉइंट किया होगा वो दिलाएंगे। उसके बाद क्या है, इनकी जो वेतन और भत्ते हैं ये अगेन पार्लियामेंट ही टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी। अब जो ये है क्या बोलते, जो सैलरीज है किसकी, स्पीकर, ये याद रखना, ये शेड्यूल्स में हमने पढ़े भी थे। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उनकी पार्लियामेंट से डिटरमाइन होगी, पर वो चार्ज होती है हमारी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। हमने देखे थे ना, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जब हम क्या बोलते वो टैक्स वाला वो पार्ट देख रहे थे, दो चीजें देखी थी ना, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया था, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया था। तो ये इनकी जो वेतन और भत्ते हैं ये चार्ज होते हैं हमारे, कहां से निकलते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। किस किसके, ध्यान से रखना है, राज्यसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन। ठीक है, अब जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ना हमारे किसके, लोकसभा के, वो कोई अलग से शपथ नहीं लेंगे, वो वही वाली ओथ लेंगे। कौन से वाली, जो नॉर्मल सब ले रहे हैं ना, वही वाली ओथ लेंगे। उसके बाद आते हैं हम, ये वाला देख लेते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, अब लोकसभा में स्पीकर होगा आर्टिकल 93 के अंडर, और राज्यसभा में चेयरपर्सन होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे राज्यसभा का स्पीकर लिख लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही गलत है। वहां पे राज्यसभा में सभापति है, लोकसभा में अध्यक्ष है। ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो आता है हमारा अंडर आर्टिकल 93, और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा आता है हमारा अंडर आर्टिकल 89। अब ये स्पीकर ऑफ राज्यसभा ये वाला इंस्टीट्यूशन कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1919 से। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, बार बार हमने जब वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ा था तब भी हमने देखा था। उपराष्ट्रपति होगा, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट को ये बोले कि आप सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और क्या सभापति नहीं रहेंगे, नहीं, वो तभी उनको उनकी जगह से हटाया जा सकता है जब वो क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति ना रहे। जैसे भी जगदीप धनखड़ जी ने उन्होंने इस्तीफा दिया ना, तो वो हटे, तो वो दोनों जगहों से हटे हैं। अब ना वो उपराष्ट्रपति हैं ना ही वो क्या बोलते सभापति है। अब उसके बाद ये पूछ लिए जाते हैं कई बार कि पहला स्पीकर कौन था, जीवी मालवंकर जी, ये हमारे पहले स्पीकर थे लोकसभा के। अब जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल सा सवाल है पर कई बार गलत हो जाता है कि वो किन में से इलेक्ट होगा, जो वहीं के लोकसभा के मेंबर होंगे। राज्यसभा के मेंबर को हम यहाँ स्पीकर नहीं इलेक्ट कर सकते। अब उनके इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा, राष्ट्रपति फिक्स करेगा। वो जब तक लोकसभा है, ठीक है, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, अपनी चेयर पर बने रहेंगे। वो रिजाइन करेंगे डेप्यूटी स्पीकर को। ये रेजिग्नेशन वाला मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि याद रखना है कि किसको कौन ओथ दिलाता है, कौन रिजाइन करता है। अब उसके बाद है, जैसे हमने ये बोला था ना कि जो स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है वो क्या बोलते
दे कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन कास्ट वोट इन केस ऑफ इक्वेलिटी ऑफ वोट। जो स्पीकर और चेयरपर्सन है, किसके केस में हो रहा है? जब किसी बिल में ऐसा पेच फंस जाए और ज्वाइंट सिटिंग बनाएंगे तो पहली बार में वो वोट नहीं करेंगे, पर दूसरी बार में वो वोट करेंगे। कब? जब टाई हो रहा है, तब वो अपना वोट डाल सकते हैं। पहली बार में वो वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो वोट करने लगे, स्पीकर वोट करने लगे, तो वो तो वही पार्टीबाजी वाली बात आ जाएगी ना। स्पीकर को माना जा रहा है कि वो अब न्यूट्रल है, उसको ये माना जाता है कि उसने अब न्यूट्रल होकर काम करना है, किसी पार्टी विशेष को प्रिविलेज नहीं देनी है। उसके बाद अगर जब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने देखा था कि जो रेजोल्यूशन है वो नॉर्मल मेंबर, जब उनके रिमूवल का क्या बोलते रेजोल्यूशन पास हो रहा है, कहां पे? राज्यसभा में, ये वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। जब रेजोल्यूशन ऑफ उनके जो रिमूवल का चल रहा है हाउस में, तो वो उसमें एक नॉर्मल मेंबर की तरह पार्टिसिपेट करेंगे, तब वो वहां पे उनको सुपीरियर पावर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या बोलते खुद को बचाने के लिए तो इंसान फिर हो ही जाएगा ना थोड़ा डिफेंसिव, तो इसलिए उस वक्त वो नॉर्मल मेंबर होंगे और वो वहां वोट नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, जब उनके रिमूवल का मोशन जब चला है, ये तो मतलब ये वाली चीजें पता क्या है, जब आप पार्लियामेंट वाला, इसमें चीजें बहुत लॉजिकल है। अगर आप ना रटने के बजाय इनको लॉजिकली भी सोचोगे ना, अब नेचुरल सी बात है, किसी को हटाने का अगर वहां पे प्रस्ताव चला है तो वो इंसान तो वोट कर ही नहीं पाएगा ना। अगर उसको वोट करने को बोलेंगे वो तो यही बोलेगा ना कि मुझे मत हटाओ, है कि नहीं? और अगर किसी को हटाने की बात कर रही है तो उससे उसकी मतलब वो एक नॉर्मल मेंबर हो जाएगा ना उस टाइम के लिए। अगर उस टाइम भी उसको वो शक्तियां रखेगी तो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। और सैलरी एंड अलाउंस अगेन पार्लियामेंट से फिक्स होती है, और मैंने ऊपर ही बताया था भी कहां से चार्ज होती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। अब ये आई हमारी बात लोकसभा के स्पीकर की कि उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन किसे पहले 14 दिन का हमारे को एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उसको पास किया जाएगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ हाउस, जितने भी है मेंबर्स उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और जो रिमूवल का मोशन है, ठीक है, वो तभी डिस्कस होगा जब उसको 50 मेंबर का सपोर्ट है। ऐसे नहीं कि मैं उठ के चले जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि लोकसभा के स्पीकर को हटा दो। 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये वो मोशन भी डिस्कस किया जाएगा। अगेन वही बात आ गई, जब उनके रिमूवल का मोशन है वो वोट नहीं डाल सकेंगे, वो नॉर्मल मेंबर हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या ध्यान रखनी है, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो जो उनके स्पीकर है वो अपना ऑफिस वेकेट नहीं करेंगे, अपना ऑफिस खाली नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक नया मेंबर इलेक्ट नहीं हो जाता है। अब इनकी शक्तियां क्या है और ड्यूटीज क्या है? सबसे पहला तो क्या है, इन्होंने मतलब सदन में डेकोरम मेंटेन करना है। ये आप ये सोच लो कि उनके मॉनिटर है वहां पे, तो मॉनिटर का काम क्या है? तो देखना है ना कि क्लास में कोई बदतमीजी ना करे, प्रॉपरली वो डिसिप्लिन्ड वे में सदन की कार्रवाई चलती रहे। उसके बाद क्या है, वो फाइनल इंटरप्रिटेटर है। किसके केस में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट विद इन द हाउस, ठीक है। उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो सोच है वो फाइनल है। कौन कौन की सदन कैसे चलना चाहिए, वहां पे रूल ऑफ लॉ कैसे चलना, इन सब चीजों में उनका जो सोच है, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो फाइनल मान दी जाएगी। वो अगेन मैंने आपको बोला था पहले इंस्टेंस में वो वोट नहीं करेंगे, पर इक्वेलिटी हो जाती है तो वो फिर अपना वोट डालेंगे। और ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर। आर्टिकल 108 में बोला गया, ये आर्टिकल 108 आप अंडरलाइन करके रखो, ये कई बार पूछ लिया जाता है। वो सीक्रेट सिटिंग ऑफ हाउस भी बुला सकता है। कब? अगर जो लीडर ऑफ हाउस, कौन होगा यहाँ लीडर ऑफ हाउस? जो भी यहाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री हो, कई बार ये भी होता है ना, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो क्या बोलते लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस है, वो क्या बोलते जो भी होगा वो उसके बोलने पे हमारा
मीटिंग बुला सकता है, प्रधानमंत्री के बोलने पे वो मीटिंग बुला सकता है। उसके बाद क्या है, पावर्स जो हमारे स्पीकर की थी वैसे ही हमारे लगभग चेयरमैन की है, पर डिफरेंट कहाँ है, ठीक है। स्पीकर डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, पर ये वाइस प्रेसिडेंट के पास या इनके पास ये पावर नहीं है। ये वाला सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि किसके पास ये पावर है कि कोई सा पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति के पास पावर है तो राष्ट्रपति होगा, पर नहीं, इनके इसमें क्या है कि स्पीकर ये चीज डिसाइड करता है, लोकसभा का स्पीकर। उसके बाद है कि जॉइंट सीटिंग को भी हमारा स्पीकर ही डिसाइड करेगा। इन दो केसेस में जो स्पीकर है उसको ज्यादा पावर है ओवर वाइस प्रेसिडेंट। फिर अगेन यही आ गया मनी बिल वाला जो मैंने आपको अभी बताया। अब वो डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन पे जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, डिस्क्वालिफिकेशन के फंक्शन मतलब क्वेश्चन पे वो उसका ही फैसला होगा। हालांकि जो उसका फैसला है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, ठीक है, उसका फैसला जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। ये कौन सा आएगा फिर, कियोटो होलाहन केस। पार्लियामेंट्री कमिटीज के जितने भी चेयरमैन बनेंगे, जो भी बनेंगे, वो हमारा लोकसभा का स्पीकर ही अपॉइंट करेगा और उनको सुपरवाइज भी करेगा। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किस किस का, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी और द रूल कमिटी एंड जनरल पर्पस कमिटी। इन तीनों कमेटी का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, स्पीकर जो है हमारा। ये तीनों चीजें भी आपने याद रखनी है, कई बार ये चीजें भी पूछ ली जाती है। अब उसको उसके जो कार्यकाल है उसको वो प्रॉपर स्वतंत्रता से कर पाए, अच्छे से निष्पक्षता से कर पाए, उसके लिए क्या क्या है कि उसको उसके टेन्योर की सिक्योरिटी है कि 5 साल तक तू ही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज उसको फिर ब्लैकमेल नहीं कर सकते ना कि तेरे को हटा देंगे तो हमारी साइड नहीं आएगा। तो दूसरा, उसके सैलरी और अलाउंस जो एक बार फिक्स कर दिए वो बढ़ाए जा सकते हैं पर घटाए नहीं जा सकते। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती है ना जिससे उसको नुकसान हो, जिससे वो निष्पक्षता से काम करने में उसको प्रॉब्लम आए। उसके वर्क और कंडक्ट को ना ही मतलब डिस्कस किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। उसके बाद है उसको बहुत मतलब हाई पोजीशन में 7th रैंक आएगा उसका, ठीक है, किसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। और जो स्पीकर है वो हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना उनसे भी ऊपर आता है। आर्टिकल 95, ठीक है। अब आर्टिकल 95 क्या बोल रहा है, एक आता है स्पीकर प्रोटर्म। स्पीकर प्रोटर्म क्या है, जब हमारा लास्ट लोकसभा का जो स्पीकर है ना वो अपने उससे क्या बोलते अपने पद से या अपने क्या बोलते उससे रिजाइन करेगा ना, जब नई क्या बोलते वो लोकसभा बनेगी उस टाइम रिजाइन करेगा, तो एक टेम्पररी स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी जिसको कि बोला जाता है क्या, स्पीकर प्रोटर्म। इसको कौन नियुक्त करेगा, इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा और इसको ओथ भी वही दिलाएगा। इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना उसको इलेक्ट कर लेते हैं पहली मीटिंग के लिए। कोई ना कोई तो चाहिए ना, मतलब सदन को चलाने के लिए। तो ये आता है हमारा स्पीकर प्रोटर्म। इसके बाद हम आज तक यहीं तक करेंगे ना, उसके बाद कल से हम देखेंगे कि लीडर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा और उसके बाद जो उसके बाकी जो पार्लियामेंट में कौन कौन से मोशंस होते हैं और कौन कौन से बिल्स हैं वो कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, वो हम कल वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं।